हेलो दोस्तों। आज हम एमपीएससी 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं ये चैप्टर्स करेंगे। एक एक करके चैप्टर की एक्सप्लेन करेंगे, उनकी शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बनाएंगे। आज हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 इस बुक में वैसे भी हमारे पास 35 चैप्टर हैं, 2 बुक हैं इसकी। तो हम कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कराएँ शॉर्ट फॉर्म में, और बाकी को मैं पीडीएफ में बना के इनकी पीडीएफ, जो बुक की पीडीएफ हिंदी की, वो अपलोड कर दूँगा, आप उनमें से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यथार्थवाद एंड नव-यथार्थवाद उपागम, इस चैप्टर 1 का नाम है हमारा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद की परिभाषा क्या है, यथार्थवाद का मतलब क्या है। क्योंकि इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, पर ये आदर्शवाद के जो आदर्शवाद विचार था जो हमारा, उसके विपरीत ये विचार लाया गया था उसके आलोचना में। यथार्थवाद जो द्वितीय विश्व युद्ध तो उसके बाद उत्पन्न हुआ था, वैसे तो पहले भी चलता आ रहा था मध्यकालीन से, बट ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा उभर कर सामने आया यथार्थवाद का विचार। जेम्स मार्गेंथो जैसे महान विचारकों ने इन पर अच्छे विचार प्रकट किए आपने। यथार्थवाद विचारों का समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। यानी ये सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र को शक्ति इकट्ठा करना, इन मुद्दों पर ज़्यादा विचार मानता है। यथार्थवाद का जो पूरा लेखा जोखा है वो सुरक्षा और शक्ति पर, राष्ट्र हित पर निर्भर है। ये राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र को शक्ति इकट्ठी करनी चाहिए, ये इसकी टोटल सामग्री है। इसी विचारधारा का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये यथार्थवाद का मानना है कि हमें हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाकर रखना चाहिए हमारे आसपास के राष्ट्रों से सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे आसपास के राष्ट्रों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है। तो उसके लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ा के रखना चाहिए कि किस टाइम पर अगर कोई हम पर आक्रमण करना चाहे तो हम उनके सामने खड़े रह सकें या उनका टक्कर से मुकाबला दे सके। तो यथार्थवाद का कहना है कि अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाते रहना। यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक शाश्वत नियम के रूप में माना जाता है। ये देखते हैं उसको, एक आकस्मिक घटना के रूप में है। इसको शाश्वत नियम के रूप में, यानी ये अखंड है यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में कि हमें शक्ति बढ़ानी है, ये जरूरत है, ना कि आकस्मिक है, कुछ देर के लिए घटना है। ये इसको कुछ देर की नहीं मानते, इसको शाश्वत मानते हैं कि ये करना ही जरूरी है, राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। यथार्थवाद के फिर 2 रूप हैं, यानी 2 प्रकार हैं। एक तो प्राचीन यथार्थवाद, जो यथार्थवाद सिंपल जो मध्यकालीन से चलता आ रहा है। एक फिर जो इसके आलोचन यानी इसमें सुधार के लिए जो नया नव यथार्थवाद, जिसे समकालीन यथार्थवाद भी कहते हैं, आधुनिक यथार्थवाद भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के यथार्थवाद हैं। पहले हम प्राचीन यथार्थवाद को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं इन पर आपको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन पॉइंट्स पे। प्राचीन यथार्थवाद के जो विचारक थे हंस मार्गेंथो प्रमुख विचारक माने जाते हैं। एक इनके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। एक इनकी पुस्तक है मार्गेंथो की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इसमें इन्होंने यथार्थवाद, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र के हित, इन सब के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं और बड़े अच्छे से प्रकट किए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। शक्ति, सेकंड पॉइंट पर शक्ति पर अधिक बल दिया गया। जो परंपरागत जो हमारी यथार्थवाद है जो, उसमें शक्ति पर ही अधिक बल दिया गया। राष्ट्र को शक्ति एकत्रित करनी है, राष्ट्र के पास शक्ति होगी जब भी वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा और राष्ट्र हित कर पाएगा। फिर राष्ट्र हित में विश्वास करते हैं, यानी राष्ट्र के हित के लिए हमें सदैव राष्ट्र के हित के लिए ही कार्य करने हैं। राष्ट्र के हित कैसे किया जा सके, अपनी शक्ति बढ़ा के और दूसरों से ऊपर रह के, ये ज़्यादातर मोटी मोटी परंपरागत यथार्थवाद की सोच थी। उसके बाद हम समकालीन भी कहते हैं इसको, आधुनिक यथार्थवाद भी कहते हैं और नव यथार्थवाद भी कहते हैं। इसके देख लेते हैं। इसके जो परंपरागत जो शुरू के उदय, इसका जो जन्म हुआ था नव यथार्थवाद का, तो उसके जो शुरू के विचारक थे वो क्विंसी राइट, स्प्राउट, केनेथ वोल्ट्स, ये इसके शुरू के विचारक माने जाते थे जिन्होंने नव यथार्थवाद की स्थापना की थी, यानी विचार प्रकट किए थे उसकी आलोचना में यथार्थवाद की। तो जो केनेथ वोल्ट्स थे, जिनके थर्ड ये विचारक हैं, तो इन्होंने नव यथार्थवाद को एक संपूर्ण रूप दिया। इन श्रेय जाता है, संपूर्ण रूप बनाने का श्रेय जाता है केनेथ वोल्ट्स को। केनेथ वोल्ट्स के नव यथार्थवाद विचार फिर उनके, वो भी यही चीज़ मानते थे कि यथार्थवाद जो है राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना जरूरी है, राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहता है और उसे करना भी चाहिए, वो भी यही मानते थे। तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने विचारों को एक्सेप्ट किया जो यथार्थवाद के थे, बस वो कहते थे कि थोड़ा शक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे यथार्थवाद कहता था। फिर उसके बाद कुछ अन्य विचारकों ने कहा कि हमें अन्य राज्यों से लड़ाई की तैयारी की वजह अपने बीच अच्छे संबंध बनाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। फिर नव यथार्थवाद का थोड़ा एक सुधार वर्जन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ना कि लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, हमें आसपास के राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। इससे भी हम अपने राष्ट्र हित को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो हमारा आयात निर्यात अच्छा होगा और हमारा राष्ट्र और उनके राष्ट्र, सबका राष्ट्र को विकास होगा। फिर एक और ने कहा कि अगर हम सारा खर्च सैन्य सामग्री पर लगाते रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र के अंदर से विकास नहीं कर पाएंगे। इन्होंने एक पॉइंट, एक विचार था कि नव यथार्थवाद में अन्य विचारकों ने उनके बाद जो शुरू के विचारक थे क्विंसी राइट, स्प्राउट और केनेथ वोल्ट्स के बाद कई और विचारक आए, उन्होंने ये विचार प्रकट किए कि अगर हम सैन्य सामग्री पर इकट्ठा करते रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र के अंदर से विकास कैसे करेंगे। खाद्य की पूर्ति, किसानों का, गरीब कम करना, गरीबी, तो इनका कब ध्यान देंगे। फिर ये तो हमारे हो गए उसके नव यथार्थवाद के पॉइंट।
आप उनको थोड़ा पढ़ लीजिए, उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यथार्थवाद के उपागम, जो यथार्थवाद की बातें जो इधर उधर उसकी घिरी हुई हैं, वो इन तीन उपागमों पर घिरी हुई हैं। एक तो यथार्थवाद मानता है राष्ट्र हित, सर्वप्रथम राष्ट्र शक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। राष्ट्र के पास शक्ति होगी जब भी राष्ट्र सुरक्षा कर पाएगा, और राष्ट्र की शक्ति और सुरक्षा दोनों की जब भी राष्ट्र का हित हो पाएगा। ये यथार्थवाद का मोटा मोटा उपागम है। ये उसके जो विचार हैं सारे इन तीन बातों पर घिरे हुए हैं। तो आपको राष्ट्र हित, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र सुरक्षा के बारे में अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना है कि हम राष्ट्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है राष्ट्र शक्ति बढ़ानी चाहिए, और फिर उसी पॉइंट्स में एक दो लाइन में उसकी आलोचना भी करती है कि राष्ट्र शक्ति बढ़ाने से हम पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रहित के लिए अन्य और कार्य भी हैं, आप अपने सुझावों में उसमें आंसर में लिख सकते हैं। इन तीन जब भी आप इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे, वो भागम आएंगे आपके पास। तो राष्ट्रहित के बारे में बोलना है कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदान करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का काम। राष्ट्रीय सुरक्षा होगी और राष्ट्रीय शक्ति होगी जब राष्ट्रीय सुरक्षा होगी हमारे पास, और राष्ट्रीय सुरक्षा होगी जब राष्ट्रीय हित कहलाएगा। तो इन सभी पॉइंटों के इधर उधर घुमा के आप इन तीनों की बात को एक दूसरे में यूज करके इनकी जब परिभाषा एक्सप्लेन करेंगे, और उनमें अपनी आलोचना भी लिख दीजिएगा, यहाँ ऐसा नहीं ऐसा। कोई कहता है कि राष्ट्र शक्ति बढ़ाने के लिए तो हम अपने अंदर विकास कर सकते हैं जिससे हम वैसे सुरक्षित माने जाएंगे। फिर किसी तरह का युद्ध का एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि कोई साधन संपन्न देश है और कोई वेपन संपन्न देश है, यानी हथियार संपन्न देश है, तो कौन सा देश जीतेगा उसमें? तो उसमें हथियार संपन्न देश ही जीतेगा। जो साधन संपन्न है, जिसके पास साधन है, जो विकसित है, वो नहीं जीता। एक इजराइल का युद्ध हुआ था, उसका एग्जाम्पल आप ये बुक में पढ़ लीजिएगा, लास्ट में बुक में ये दिया होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ उपागमों के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक संघर्ष का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत और अवरोध का सिद्धांत। पहले संघर्ष का सिद्धांत पढ़ लेते हैं हम। शक्ति संघर्ष, वही संघर्ष। तो संघर्ष के सिद्धांत में शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है। सभी राज्य एक दूसरे से शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं, एक पॉइंट ये है। और शक्ति का प्रयोग साम दाम भेद दंड नीतियों द्वारा किया जाता है, यानी कुछ भी हुए में शक्ति प्राप्त करनी है किसी भी तरीके से। और लोकतंत्र में राजनीतिक जीवन शक्ति संघर्ष का ही एक दृश्य रूप दिखाया जाता है। लोकतंत्र में राजनीति होती है, उसमें भी शक्ति प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल कोई बहुत हथकंडे अपनाते हैं एक दूसरे से जीतने के लिए। कोई प्रचार करता है, इतना प्रचार करता है, कोई पैसा वेस्ट करता है, कोई कुछ करता है, कोई पैसा। तो ये राजनीति में देखा जाता है। सेकंड है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। विश्व राजनीति में कोई भी एक राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाया है जिससे शक्ति संतुलन का मानना है कि विश्व में कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं हो पाए जिससे कि वो शक्ति के आधार पर अन्य छोटे राष्ट्रों का मनमानी अपनी शर्त मनवा सके, अपना काम करवा सके या मनमानी कर सके उन पर। शक्ति संतुलन का कार्य है कि सब में शक्ति बराबर रहनी चाहिए। शक्ति संतुलन एक और तो छोटे छोटे राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। ये शक्ति संतुलन का कार्य है। फिर कुछ का मानना है कुछ राष्ट्र शक्ति संतुलन के आड़ में छोटे छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं, यानी कहते हैं कि हम शक्ति संतुलन के लिए कर रहे हैं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो वो उनका शोषण करते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम हथियार मत बनाओ, हमारे पास हथियार है ना, तुम्हारे अंडर आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से अमेरिका और इंग्लैंड जैसे जो देश हैं, उन्होंने शक्ति संतुलन के नाम पर छोटे छोटे राष्ट्रों का शोषण किया है, और अमेरिका अभी भी इसका लाभ उठा रहा है। अमेरिका सर्वोच्च शक्तिमान है, तो वो अपने इस शक्ति संतुलन के बहाने से छोटे छोटे राष्ट्रों को विकसित नहीं होने देता। वो कहता है तुम्हें हथियारों की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर उसके बाद है अवरोध का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है सिद्धांत, शक्ति संतुलन की तरह ही अवरोध का सिद्धांत भी लागू होता है। इन दोनों विचारधाराओं का सिद्धांत का कहानी किसी एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली न बनने देना। अवरोध का सिद्धांत यही है, अगर एक के पास शक्तिशाली ज़्यादा होगी तो मनमानी करेगा। तो अवरोध का एक इस तरीके से भी माना जाता है, अवरोध पैदा करना दूसरे राष्ट्र की जो शक्तिशाली है। तो अगर हम भी अपनी पास परमाणु हथियार वगैरह बना लेंगे, तो हम दूसरे जो मनमानी करके परमाणु हथियार यूज़ करने वाला बंदा है उस पर अवरोध पैदा कर सकते हैं। हमारे पास भी भाई परमाणु बम है, अगर तुम यूज़ करोगे तो हम भी यूज़ करेंगे, और दोनों की जान की हानि होगी। तो इसमें वो उसको अवरोध होता है और वो यूज़ नहीं करता है। नहीं तो कोई ऐसे जो एक ही शक्तिशाली बंदा होगा तो मनमानी तरीके से परमाणु हथियार यूज़ कर सकता है। यही है, देखो एक अन्य परिभाषा यह है कि किसी देश के पास परमाणु हथियार है तो हमें उसका गलत उपयोग न करे, इसलिए दूसरे देश उसके अवरोध में परमाणु हथियार का निर्माण कर लेते हैं, जिससे वो देश पर अवरोध का सिद्धांत लागू हो जाता है। दैट्स इट। इस चैप्टर में मोटा मोटा यही है। आप इस पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा यथार्थवाद क्या है और किस बातों के इर्द गिर्द है। और वो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में।